नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत करता हूं सर्वेश मैथ्स क्रांति पर। तो बच्चे, आज की जो चैप्टर होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर भी है। कुछ छोटे भाई बहन मेरे कमेंट किए थे पिछले लेक्चर में कि भैया मुझे हम लोगों को डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन जो चैप्टर है इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है चीजें कैसे डायरेक्ट इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मानी जाती हैं, कब इनवर्स प्रोपोर्शन में मानी जाती है। तो आपकी डिमांड पे मैं सर्वेश लेके आया हूं इस चैप्टर को बहुत ही मजेदार तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। और आप देखना, इस मेरी सेशन को देखने के बाद आपको फील होगा ये चैप्टर कितना हलवा चैप्टर है, कितना हलवा चैप्टर है आपको फील होगा। और आप दोबारा इस चैप्टर के साथ खिलवाड़ करोगे। इसके क्वेश्चंस मैं यहाँ साइड में रख चुका हूं। मैंने 4 क्वेश्चन रखे हैं और इसमें दोनों टाइप के प्रोपोर्शन को मैं समझाने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। आते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं इस चैप्टर में है क्या चीज। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है प्रोपोर्शन। तो बच्चे, हमने तो इतना तो जानते हैं हम कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। रेशियो को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं अगर एक से अधिक रेशियो आपस में इक्वल रहें तो उनको हम लोग बोल सकते हैं ये सारे जो हैं क्या हैं, सारे के सारे आपस में प्रोपोर्शन में हैं, सारे रेशियो आपस में प्रोपोर्शन में हैं। जैसे मैं लिख दिया यहाँ x/y, x1/y1 ले लो, x2/y2 ले लो। ये रेशियो है, ये एक रेशियो है, ये 2 रेशियो है। मैंने लिख दिया x3/y3, ये लिख दिया। और मैं यहाँ बीच में इक्वल टू का साइन लगा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ ये सारे रेशियो आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। रेशियो, अगर कई रेशियो इक्वल रहें उन्हें बोला जाता है कि ऑल रेशियोज आर इक्वल, सो दिस इज इन द प्रोपोर्शन। ये क्या है, अपने आप में प्रोपोर्शन में है। अब जो बातें आती हैं, दूसरी बातें मैं करूंगा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन होते क्या हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में। सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हेडिंग लगाता हूं और ध्यान से समझना है इसको। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी 2 वेरिएबल हो, 2 क्वांटिटीज हो, कोई भी 2 वेरिएबल हो, क्वांटिटीज हो, ये डायरेक्टली क्या होती हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्टली। डायरेक्टली क्या होती हैं, बढ़ती हैं तो बढ़ती हैं और घटेंगी तो घटेंगी। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, 2 वेरिएबल है, अगर पहली बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। पहली वेरिएबल बढ़ रही है, पहली क्वांटिटीज अगर इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटीज को भी इंक्रीज करना होगा। उसी तरह अगर पहली क्वांटिटीज डिक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी को भी डिक्रीज करना होगा, तभी बोलेंगे कि ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्लियर हो रहा है। जब दोनों क्वांटिटीज अगर बढ़ रही हैं तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, अगर घट रही हैं तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको और कैसे समझा जाए अच्छे से, इतनी बातें तो आप लोग समझ चुके हैं। जैसे इसको समझाने के लिए मैं एक कोई भी फॉर्मूला लेता हूं आपके मैथ्स का। जैसे मैं लिख दिया यहाँ SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। ठीक है, PRT/100। तो बच्चों, इसमें इतना तो आप लोगों को पता होगा कि जो चीजें इक्वल टू के बाद ऊपर में रहती हैं, अगर ये रेशियो में है, ऊपर में रहती हैं, वो क्या होती हैं, क्या होती हैं, वो डायरेक्टली क्या होती हैं, ये PRT। इनको बोल सकते हैं ना, इनको बोल सकते हैं ऐसा हम लोग
और अगर यही चीजें, जैसे एक दूसरा फॉर्मूला मैं ले रहा हूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो, तो अगर चीजें इक्वल टू के बाद अगर चीजें ऊपर में ही हैं तो इसका मतलब होता है वो डायरेक्टली हैं वो, ठीक है। अगर इक्वल टू के बाद चीजें अगर निगेटिव यहां है, अपॉन में है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनवर्सली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनवर्सली बोलते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया इतनी चीजें? बहुत आसान तो है। क्या नहीं समझ में आया इसमें? मैं बोल रहा हूं अगर चीजें ऊपर हैं, जैसे SI इज इक्वल टू PRT। एक चीज यहां से एक कंसेप्ट बनाते हैं, आप लोग समझना। एक कंसेप्ट मैं ये बनाता हूं, अगर मान लो RT को मैंने क्या बोला? RT मैंने कांस्टेंट कर दिया, रेट और टाइम को मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो बताओ, अभी ये फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो इस 100 को भी यहां से अभी रिमूव करो। समझते हैं चीजों को। RT को अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो कांस्टेंट करने के लिए आप देख रहे हैं कि इस साइड एक P भी बचा हुआ है, प्रिंसिपल भी बचा हुआ है। इसको हमको क्या करना होगा? SI के अपॉन में लिखना होगा। SI के अपॉन में लिख देंगे अगर P, तब देखेंगे इधर हमारा कांस्टेंट K बचेगा। तो समझ में आया? समझने का बात यह है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब भी दो क्वांटिटीज होंगी तो उनका रेशियो क्या होगा? किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा, किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। जैसे 2-3 वेरिएबल है, मैंने ले लिया, एक x1 है, एक y1 है, एक x2 है, एक y2 है, और एक x3 है, एक y3 है। सारे के सारे एक कांस्टेंट के बराबर होंगे। सबका रेशियो जो होगा, इसका रेशियो जो होगा वही इसका रेशियो भी होगा, इसका रेशियो जो होगा वही इसका रेशियो भी होगा, और सारे के सारे एक कांस्टेंट के बराबर होंगे। जैसे मैंने यहां निकाला, अगर मैंने RT को कांस्टेंट मान लिया तो SI और ये P कहां आ गया? अपॉन में। तो कहने का मतलब एक चीज समझ में आया। क्या समझ में आया? कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग क्या कहते हैं, दोनों वेरिएबल को अगर अपॉन में रख देते हैं तो, और जितनी भी वेरिएबल होंगी उनको क्या करेंगे? अपॉन में रख के एक रेशियो में रखेंगे। उनका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट के बराबर रहेगा। क्लियर है? तो इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? ये बना। मैं रटवाने की कोशिश नहीं करता, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे ये फॉर्मूला बना। यहां से मैंने देखा कि अगर दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को अपॉन में कर देते हैं तो क्या होता है? एक कांस्टेंट निकल के आता है, और वही कांस्टेंट वैल्यू जो है सारे रेशियोज के इक्वल होंगी। उसी तरह अगर हम इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करें, इसको मैं इरेज करता हूं, अब थोड़े इनवर्स की बात कर लेते हैं। यहां मैं लिख देता हूं इनवर्स। यहां मैं इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करता हूं, और डायरेक्ट वाला जो फॉर्मूला है मैं यहां छोटा सा लिख देता हूं। आप लोग इसको रिवाइज भी करते रहना माइंड में, ठीक है। ये डायरेक्ट का फॉर्मूला है। अभी मैं बात करता हूं ये इनवर्स का। तो इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इनवर्स प्रोपोर्शन जो है ये कहता है कि अगर यहां भी दो क्वांटिटीज होंगी, अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी? उसके रिलेटिव में घटेगी। एक बढ़ रही है तो दूसरी होगी उसके रिलेटिव में घटेगी। और उसी तरह वाइस वर्सा, अगर पहली मान लो बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटीज को घटना पड़ेगा। अगर पहली घट रही है तो दूसरी को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सिनारियो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन का। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या सीखे थे हम लोग? वहां सीखे थे कि अगर पहली क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़नी चाहिए, अगर पहली घट रही है तो दूसरी भी घटनी चाहिए। और यहाँ इनवर्स वाले में क्या है? एकदम उसका उल्टा है। अगर एक बढ़ेगा तो एक घटना चाहिए, अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ना चाहिए। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इस चीज को थोड़ा सा आपके जहन में उतारने के लिए मैं एक फॉर्मूले से ही इसका क्या करूंगा?
इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, देखना आप लोग। जैसे मैं लिखा, एक फॉर्मूला होता है स्पीड का, फॉर्मूला मैं लिखा था शुरू में, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात मैं बोला इनवर्स का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, वहां मैंने क्या लिखा था, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो जो PRT था, ऊपर वाली जो रेशियो में वैल्यू होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस फॉर्मूले में मैं कहूंगा कि स्पीड जो होगा डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा, और यही स्पीड टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शन में होगा। अलग अलग लिख देते हैं, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/टाइम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/टाइम के। तो डायरेक्ट तो हम लोग सीख लिए, अब हम लोग इनडायरेक्ट की इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स क्या होता है, तो आप अगर देखो, अब इनवर्स की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ टाइम से मतलब है। स्पीड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो टाइम है ना, तो टाइम की बात करेंगे तो अगर मैंने डिस्टेंस को यहाँ कांस्टेंट मान लिया के, डिस्टेंस को यहाँ मैंने कांस्टेंट मान लिया, अगर इसको कांस्टेंट मान लिए तो आप क्या देखेंगे, आप क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी। हम देख रहे हैं इधर स्पीड है और टाइम को तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टाइम को इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर अपॉन में है तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा। अब ये बचेगा डिस्टेंस जिसको हम लोग के माने हुए हैं। तो देख रहे हैं कि दोनों वेरिएबल जो हैं, ये जो दोनों वेरिएबल हैं इनका मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट निकल रहा है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग क्या देखे, वहां मल्टीप्लाई नहीं, वहां अपॉन में कर रहे थे दोनों वेरिएबल्स को, x1 को y1 को अपॉन में रख रहे थे, तो क्या निकल रहा था, कांस्टेंट निकल रहा था। और यहां देख रहे हैं अगर इसको x1 मान ले, इसको y1 मान ले, तो क्या निकल रहा है, कांस्टेंट निकल के आ रहा है। तो एक स्ट्रक्चर यहाँ इनवर्स का ये बना, हम सीधे तौर पे कह सकते हैं इसको कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 इज इक्वल टू k। कहने का मतलब इनवर्सली अगर प्रोपोर्शनल रहेगा कोई चीज, दो वेरिएबल अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगी तो ये निकल के आया कि दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। यहाँ क्या था, दोनों का रेशियो, दोनों का अपॉन वैल्यू जो होता है, दोनों को अपॉन में करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो एक किसी कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। ये चीजें हमने समझ गए। तो अब यहां से चीजों को और ज्यादा क्लियर करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं राइट साइड में, जिसको हम लोग अभी यहीं करेंगे, क्लास में ही करेंगे, और यहां से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब मैंने यहाँ इनवर्सली का भी फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 इज इक्वल टू k। ठीक है, दोनों फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब आपको बताते हैं पहला सवाल, क्वेश्चन 1, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इफ टू कार्डबोर्ड बॉक्सेस ऑक्यूपाई 500 cubic centimeter of space, then how much space is required to keep 200 such boxes। कह रहा है अगर दो कार्डबोर्ड हैं उनको रखने के लिए 500 क्यूबिक सेंटीमीटर की जगह चाहिए, दो कार्डबोर्ड को रखने के लिए 500 क्यूबिक सेंटीमीटर का जगह चाहिए, तो हमें कितना स्पेस चाहिए, 200 सच बॉक्सेस। 200 बॉक्सेस रखने के लिए कितनी जगह चाहिए। आप इसको देखो, आप पहले एक ये बना लो, अपना एक बॉक्स बना लो, और इसमें क्या देख लो, दो चीजें हैं, दो चीजें हैं ना, क्या क्या चीजें हैं, पहला है स्पेस, कितना जगह ले रहा है, और दूसरी चीजें हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, मैं इसको बताता हूं कैसे आपको करना है। स्पेस दिया है, अगर 500 लग रहा है क्यूबिक से, यहाँ स्पेस के क्या लिखेंगे ना, यूनिट के साथ लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ बॉक्सेस तो नॉर्मल रहेगा 500, और यहाँ नंबर ऑफ बॉक्सेस 2। देखो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर में 2 बॉक्स ही
आप आते हैं तो बोल रहा है कि 200 बॉक्सेस के लिए नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर 200 करने हैं तो हमें कितना स्पेस चाहिए, कितना स्पेस चाहिए। तो एक चीज देखने से यहाँ नहीं लग रहा है कि अगर मान लो कि 2 कार्डबोर्ड के लिए 500 क्यूबिक सेंटीमीटर जगह चाहिए तो 200 बॉक्सेस के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा चाहिए। तो कहने का मतलब अगर पहली चीज बढ़ रही है, बढ़ के 200 हो गई तो कहीं ना कहीं स्पेस भी हमें बढ़ा के ज्यादा करना होगा। तो मतलब एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, पहली को बढ़ाएंगे दूसरी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये केस कब होता है, दोनों बढ़ेंगी तो एक साथ बढ़ेंगी, घटेंगी तो एक साथ घटेंगी। ये कब होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला मेरा ये रहा। तो क्या करते हैं, यहां बोल रहा है कि रेशियो इक्वल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, रेशियो इक्वल कर देते हैं। यहाँ इसको जैसे हमने x1 मान लो, इसको y1 मान लो, 2 वेरिएबल हैं, ऊपर वाले को x1 x2 मान लो, नीचे वाले को y1 y2 मान लो। तो यहाँ x2 मान लेते हैं, यहाँ y2 मान लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5x1 अपान y1 करेंगे, वही x2 अपान y2 होना चाहिए, वही होना चाहिए ना। जो x1 अपान y1 होगा वही x2 अपान y2 होगा, यही तो फॉर्मूला कहता है डायरेक्ट में। तो कैसे निकलेगा, x1 अपान y1 कितना है 500/2, इधर x2 अपान ये क्या है y2 की जगह 200 है। अब सॉल्व करना आप इजी जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो क्या हो जाएगा, ये 5 2 जा 10, 2 2 4 0 है, देखो 4 0, और इधर क्या हो जाएगा 2x2। तो 2 से इसको काट दो, 5 जा 10, 4 0 की जगह 4 0 उतार दो। x2 बराबर कितना आया 50,000, 50,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना आया x2 का मान 50,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया, समझे। हमने वही देख लिया कि अगर भाई 2 कार्डबोर्ड को रखने के लिए उतना जगह चाहिए तो 200 को रखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो ये भी अगर 200 रखना है तो इसके लिए ज्यादा जगह भी चाहिए, ये भी बढ़ेगा। तो हमने माना कि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हमने फॉर्मूला लगाया तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और कोई अगर क्वेश्चन रहे जो ना बने आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वहां उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ज्यादा लंबा ना करके वीडियो, मैं एक इनवर्स का सवाल कोई लगवा देता हूं। जैसे देखो क्वेश्चन 3, एक इनवर्स का लगा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रेन they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of children is reduced by 4? सवाल को समझते हैं पहले। कह रहे हैं कि मिठाई का डब्बा है जो 24 लड़कों को बांटना है, 24 बच्चों में एक मिठाई का डब्बा है, बांटना है मिठाई। कह रहा है कि प्रत्येक बच्चों को 5-5 मिठाई मिल रही है, प्रत्येक बच्चों को 5-5 मिठाई मिल रही है। और दूसरे केस में कह रहा है कि अगर वही मिठाई का डब्बा है, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हम 4 कम कर दें। अच्छा, पहले जो डब्बा था उसमें 24 लोगों को दे रहे थे तो 5-5 मिठाई मिल रही थी। तो कहने का मतलब अगर लड़कों की संख्या को कम कर देंगे, लड़के 24 से 4 घटा के 20 कर देंगे, तो मिठाई तो थोड़ी ज्यादा ही ज्यादा मिलेगी ना उन्हें। इतना तो कॉमन सेंस होगा, मिठाई क्या होगा थोड़े ज्यादा मिलेगा। तो कहने का मतलब देख रहे हैं कि 2 चीजें यहां भी 2 वेरिएबल्स हैं। क्या वेरिएबल्स हैं, एक क्या है नंबर ऑफ स्वीट्स। 2 वेरिएबल्स यहां भी एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने से चीजें क्या हो रही हैं, क्लियर हो जा रही हैं। नंबर ऑफ स्वीट्स लिख दे रहे हैं, और दूसरा एक क्या बनेगा नंबर ऑफ स्वीट्स और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, तो क्या बोला, नंबर ऑफ स्वीट्स 5 मिल रहे थे सबको, और जब नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितने थे 24 थे। तो दूसरे केस में कह रहा है कि नंबर ऑफ स्वीट्स कितना कितना मिलेगा नहीं पता है। तो ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। जब बच्चे क्या हो जाएं, कह रहा है 24 में से 4 बच्चों को हटा दिया जाए तो बच्चे कितने बचेंगे, बच्चे बचेंगे 20।
कह रहा अब बताइए मिठाई कितना कितना मिलेगा सारे बच्चों को। ठीक है, तो एक चीज हम देख रहे हैं, अगर एक वैल्यू बढ़ रही है, एक वेरिएबल की बढ़ रही है तो दूसरी वेरिएबल कम हो रही है। अगर बच्चों की संख्या को बढ़ाएंगे तो मिठाई कम कम मिलेगी, अगर बच्चों की संख्या को घटाएंगे तो मिठाई ज्यादा ज्यादा मिलेगी। तो हमने बताया था एक चीजें बढ़े दूसरी चीज, एक चीजें बढ़े दूसरी चीजें घटे तो क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है वो चीज। और इनवर्स प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला ये होता है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3, ऐसे ही चलता है। तो हमने x1 y1 माना, यहाँ फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा x1 y1 इक्वल टू x2 y2 कर देंगे, यहां से मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे, x1 मेरा 5 है और y1 मेरा 24 है, x2 निकालना है, y2 की वैल्यू 20 है, आप कर दो। डायरेक्ट आप काट सकते हो, 5 4 जा 20, क्या बचा इधर, और 4 से इधर काट दोगे क्या होगा, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, तो x2 बराबर निकल के आ गया 6, x2 बराबर निकल के आ गया 6। मतलब जब 20 बच्चे हो जाएंगे तो उनको मिठाई कितनी कितनी मिलेगी, 6 मिठाई मिलेगी, और पहले कितनी मिलती थी, 5 मिठाई मिलती थी। ये मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि आपको इजी समझ में आएगा। बस आपको इतना पकड़ना है क्वेश्चन में कि वेरिएबल्स को देखना है कि दो वेरिएबल्स जो हैं, अगर एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, लगता है कि बढ़ेगी, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। अगर आपको लगता है कि एक के बढ़ने से दूसरी घट रही है, जैसे इस सवाल में था, बच्चों की संख्या बढ़ा रहे थे तो मिठाई उनको कम कम मिल रही थी, लेकिन मिठाई की संख्या, बच्चों की संख्या अगर हम घटा दिए तो उन्हीं बच्चों को मिठाई थोड़ी ज्यादा ज्यादा मिलेगी। क्लियर हुआ ये चीज? करने के तो इसके 5-10 तरीके हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को जिस तरीके से मुझे बताना है, जो आपके सिलेबस में है, जो मेथड है, उसी मेथड से मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आप इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप इस चीज को ना बनाओ, आप दिमाग से सोचो ना। बोल रहा है कि 24 बच्चों को मिठाई दे रहे हैं, 5 सबको दे रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला काम है कि भाई टोटल मिठाई कितनी है ये तो जान लें। तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितना होगा, 24 बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं और सबको 5 मिठाई मिल रही है, तो क्या मल्टीप्लाई कर दें क्या, 24 बच्चा है सबको 5 मिल रहा है, तो टोटल मिठाई निकल के आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। 24 5 जा 120, इतना स्वीट्स है मेरे पास 120। अब कह रहा है कि बच्चों की संख्या को 24 नहीं 4 कम करके 20 कर दिया जाए। तो ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स हमारे पास 120 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स 120 है। अब बच्चों को देना है कितने, 20 बच्चों को, तो कितना कितना पड़ेगा, इतना तो कॉमन सेंस है, 120 मिठाई है, 20 बच्चों को देना है, कितना कितना पड़ेगा, कर दो, देखोगे 6 स्वीट्स सारे बच्चों को पड़ेगा। सोचने का तरीका है, सोच ऐसे भी सकते हो, इसको थोड़ा लिख भी सकते हो, ठीक है, लेकिन जैसे आपको नीड थी मैंने उस तरीके से बता के आपको दिखाया। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप कहें तो इस सवाल का भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। चौथा कह रहा है 35 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, इन हाउ मेनी डेज कैन 20 men कंप्लीट द सेम वर्क। कह रहा है 35 आदमी मिलके किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा एक बात तो यहाँ देखो, ऐसे ऐसे सवाल देता है, और मैं अच्छे सवाल लेके आया हूं, ऐसा नहीं कि हल्के सवाल लेके आ गया हूं आपको समझाने के लिए, अच्छे सवालों में आते हैं। 35 मेन, एक तरफ आप पहले वेरिएबल्स पकड़ना सीखो, क्या है, पहला वेरिएबल है मेन की संख्या, आदमी की संख्या, और दूसरा वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ डेज। दो वेरिएबल दिखा, पहला क्या दिखा, नंबर ऑफ मेन, और दूसरा दिखा नंबर ऑफ डेज। दो चीजें दिखी हमारे पास, दो वेरिएबल हमें मिल गया। अब इसको देखते हैं इनवर्स में है कि डायरेक्ट में है, कैसे पता चलेगा। अच्छा कॉमन सेंस से सोचो, 35 आदमी मिलके किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, अगर हम
आदमी की संख्या को कम कर दें, आदमी 20 कर दें, तो काम जल्दी कर लेंगे क्या वो? नहीं 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 नहीं, काम जल्दी नहीं होगा, काम जो होगा और लेट होगा ना सर। अरे 35 आदमी मिलके जब 8 दिन लगा रहे हैं तो आप 20 आदमी दोगे तो सर ज्यादा टाइम लेंगे ना। तो कहने का मतलब अगर आदमी की संख्या को हम कम कर रहे हैं तो टाइम मेरा ज्यादा लग रहा है, नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगेगा। इसका मतलब एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरी घट रही है, और एक घट रहा है तो दूसरी बढ़ रही है। ये क्या होता है? ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। और इनवर्स प्रोपोर्शन का रूल क्या है? ये है। तो पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ठीक है। बॉक्स बना लेते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। x1 की वैल्यू कितनी दी गई है? नंबर ऑफ मेन है 35। जो गिवन रहता है वो x1 y1 बन जाता है। ध्यान दें, क्वेश्चन में क्या गिवन है? 8 डेज, नंबर ऑफ डेज 8 दिया है, ये y1 हो गया। अब आपको बोला है, और दूसरी क्या दिया? 20 मेन दिया है, नंबर ऑफ मेन 20 दिया है, मतलब x2 20 है। y2 हमें निकालना है। y2 क्या होगा? फॉर्मूला है ना, x1 y1 इक्वल टू x2 y2, कर देते हैं। x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x1 y1 क्या है? 35 इंटू 8 इक्वल टू 20 इंटू y2। अब इसको कट कर सकते हो, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, y2 इक्वल टू 14 आ गया। कहने का मतलब जब सर 20 आदमी हो जाएंगे ना तो हमें काम करने में कितना लगेगा? 14 दिन लगेंगे। 35 आदमी मिलके 8 दिन में कर रहे थे ना, लेकिन जब आप 20 ही आदमी दोगे तो हमें काम करने में 14 दिन लगेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन वाला जो ये टॉपिक मैंने अभी डिस्कस किया यहाँ पे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी कंसेप्ट में आपको दिक्कत रही हो, दिक्कत छूट गई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिस भी टॉपिक पे आपको पढ़ना है, आपको दिक्कत हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आप लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग जो डिमांड करें वो वीडियो में यहाँ बनाऊं। ठीक है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो भाई बहन है उनको भी दिखाएं ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के पास, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को पढ़ें, पढ़ने के बाद समझें, और समझने के बाद अपने एग्जाम्स में अच्छे स्कोर करें। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।